अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपके रमज़ान अच्छे गुजर रहे होंगे और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। आप मैसेज कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। बाकी गाइस, दुआओं में याद रखें, अल्लाह मुझे हम सबको सेहत दे और हमारी इबादत को कबूल फरमाए। अच्छा, आज की जो स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, ये मुझे मिस कौसर ने भेजी है और ये बताती हैं कि ये इंडिया के एक शहर बेंगलोर में रहा करती हैं। ये बताती हैं कि इनके जो हस्बैंड हैं वो तकरीबन 18 से 20 साल तक यूएई में रहे थे और वहाँ रहने के बाद उन्होंने ठीक ठाक पैसे जमा किए और जब उन्होंने पैसे जमा कर लिए तो उन्होंने डिसाइड किया कि वापस मुझे इंडिया जाना चाहिए। अब जब वो इंडिया आए तो जाहिर सी बात है, हर कोई प्लानिंग करता है, वैसे ही उनकी भी प्लानिंग थी क्योंकि उनके पास पैसे मौजूद थे और उनका यही डिसीजन था कि इंडिया में जाके मैं कोई रिजॉर्ट खोलूँगा, कोई रेस्टोरेंट खोलूँगा या कोई होटल खोलूँगा। और अगर ऐसा नहीं हो सका तो यकीनन मैं कोई प्रॉपर्टी लूँगा, उस पर इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है, हर कोई जो अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत दांव पे लगाने जा रहा होता है वो उसकी सेफ्टी चाहता है, उसकी सिक्योरिटी चाहता है। ये बताती हैं कि सन 2013 यानी 2013 में ये फाइनली डिसाइड कर चुके थे कि यूएई को स्विच करेंगे और वापस इंडिया बेंगलोर आ जाएंगे। अब बेंगलोर में जब ये आए, इन्होंने काफ़ी जगहों को विज़िट किया, ये मुतमईन नहीं हुए तो मजबूरन इनको आउटस्कर्ट्स में जाना पड़ा। और आउटस्कर्ट्स में जब ये गए तो बेसिकली आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह आती है हॉर्सले हिल्स। ये बहुत बड़ा हिल स्टेशन है, समझ लें बहुत बड़ा टूरिस्टिक पॉइंट है इंडिया में। बहुत लोग यहाँ पे टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए जाते हैं। समझ लें कि एक टूरिज़्म के साथ साथ वो कमर्शियल हब भी है। खैर, काफ़ी कोशिशों के बाद जब इनको बेंगलोर में कोई मर्ज़ी की प्रॉपर्टी नहीं मिली या इनकी मर्ज़ी की जगह नहीं मिली तो इन्होंने यही डिसाइड किया कि ये जो हॉर्सले हिल्स है यहाँ पे मैं जाके कोई होटल या मोटल तलाश करता हूँ या कोई जगह तलाश करता हूँ जहाँ पे मैं अपने 6 7 8 कमरों का एक बड़ा बेंगलो या घर ले सकूँ या होटल ले सकूँ। खैर, काफ़ी कोशिशों के बाद बिलाखिर इनको एक जगह समझ में आई। बेसिकली ये एक बेंगलो था, ये एक घर था जिसको होटल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता था। ये बताती हैं कि ये बहुत बड़ा सा बेंगलो था जिसमें 7 रूम्स अवेलेबल थे जो कि बड़े और कुशादर रूम थे। और जितने भी रूम्स थे, इन तमाम रूम्स के अंदर वॉशरूम की फैसिलिटी या अटैच बाथ मौजूद था। ये बताती हैं कि जैसे ही हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए या सेटल हुए तो हमारा प्लान यही था कि जाके पहले एडजस्ट करेंगे, उसके बाद इस जगह को या इस मकान को हम कमर्शियली यूज़ करेंगे और इससे पैसे भी या रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे। खैर, ये बताती हैं कि जो जगह थी ये बहुत बड़ी जगह थी, इसमें 7 बड़े कमरे मौजूद थे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सा लाउंज था, उसके साथ एक छोटा सा पार्क जैसा एरिया मौजूद था। ये बताती हैं कि जब हम वहाँ पे सेटल हुए तो उस वक्त हमें किसी भी किस्म के मामलात या वाक़यात का सामना नहीं करना पड़ा। 3 4 5 दिन बड़े नॉर्मल गुजरे, बड़े अच्छे गुजरे। हम सब खुश थे, हमारी फैमिली बहुत खुश थी। और साथ साथ ये बताती है कि जो इनकी फैमिली थी उसमें इनके हस्बैंड थे, इनके 3 लड़के थे, एक बेटी थी। अब इतने बड़े घर में ये लोग कभी नहीं रहे थे, लिहाजा इतना बड़ा घर हासिल करने के बाद ये लोग उस टाइम को एंजॉय कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता करके इनके प्लान में चेंज आना शुरू हो रहा था। और वो जो चेंज था वो इस तरह से था कि हो सकता है कि इस जगह को हम कमर्शियली यूज़ ना करें, अपने रिहाइश के लिए इस्तेमाल करें या सिर्फ यहाँ पे रहते रहें। ये बताती है शुरू का जो 1 महीना था उसमें सब कुछ स्मूथ था, सब अच्छा चल रहा था। हम जितने भी लोग थे सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। मेरे हस्बैंड किसी काम से बाहर निकले हुए थे और मैं उनका वेट कर रही थी। मेरे जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे सो चुके थे। मैं भी सोने की तैयारी कर रही थी। बस मैं वेट कर रही थी कि जैसे ही मेरे हस्बैंड आए तो मैं इनको खाना वगैरह दे दूं और उसके बाद सो जाऊं, जो नॉर्मली वाइफ्स वगैरह किया करती हैं। ये बताती हैं कि मैं टीवी लाउंज में बैठी हुई थी और मैंने जैसे कि अर्ज़ किया, एक बड़ा घर था और मेरा जो फोकस था वो टीवी की तरफ था कि एकदम से मुझे महसूस होने लगा जैसे कि जो कमरा है या जो लाउंज है जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ पे शायद मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। पहले तो मुझे लगा हो सकता है कोई बिल्ली हो, कोई कैट हो या कोई इस तरह का पेट एनिमल हो जो नॉर्मली आपके जहन में चीज़ें आया करती हैं। लेकिन जब मुझे मुसलसल एहसास होने लगा कि जो भी इस कमरे में या इस रूम में मौजूद है वो एक जगह से दूसरी जगह कभी जाता है, कभी आता है,
और जो कोई भी यहाँ पे मौजूद है वो मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन उसके कदमों की या उसके चलने की जो आवाज़ है वो मैं वाज़े तौर पे सुन सकती हूँ। काफ़ी देर तक ये बताती है, मैं ऑब्ज़र्व करती रही और इधर उधर देखती रही, मुझे कोई नज़र नहीं आया। अब ये बताती है कि जब दोबारा मैं टीवी पे फोकस करने लगी या टीवी देखने लगी तो एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे कि टीवी के पीछे से कोई निकला है या टीवी की बैक साइड से कोई खड़ा हुआ है। अब जब मुझे महसूस हुआ तो मैंने फोकस करना शुरू किया, और जब मैंने फोकस करना शुरू किया तो मैंने देखा एक बच्चा जिसकी उम्र हार्डली 3 या 4 साल की होगी, वो टीवी के पीछे से निकला है और टीवी के पीछे से निकलने के बाद सामने आके खड़ा हो गया है और मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। ये बताती हैं कि पहले पहर तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ऐसा हो रहा है, लेकिन जब मैंने गौर किया और मैं सेंसेस में आई तो एकदम से मैं डर गई। मैं सोचने लगी कि इतनी रात में ये बच्चा जिसको मैं नहीं जानती, ये कहाँ से आया है, ये कौन है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है। वो जो बच्चा था वो नॉर्मल बच्चों की तरह था, मेरे सामने खड़ा हुआ था, मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। खैर, जब उसने मुस्कुराना शुरू किया तो मेरे अंदर थोड़ा सा एतमाद पैदा हुआ, और जब मेरे अंदर एतमाद पैदा हुआ तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये बताती हैं कि जैसे ही मैंने उससे सवाल किया तो उसने पीछे की तरफ इशारा किया, और जब उसने पीछे की तरफ इशारा किया तो मैंने उसके पीछे देखा, और जब मैंने उसके पीछे देखा तो ये देख के मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मैंने देखा कि एक औरत है जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ी हुई है, जो उसके इशारा करने के बाद मुझे नज़र आना शुरू हुई है, जिसके बहुत बड़े बड़े से बाल हैं और उसके जो बाल हैं वो उसके मुंह के आगे गिरे हुए हैं। अब जब मेरी चीख निकली तो ऑब्वियसली जो मेरे बच्चे थे वो भी डर के मारे उठ गए और मेरी तरफ दौड़े, और इसी दौरानिए में मैं टीवी लॉन्च से बाहर की तरफ भागी। ये बताती हैं जैसे ही मैं बाहर की तरफ भागी तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड जो है वो घर के अंदर एंटर हो रहे हैं, और जब मैंने अपने हस्बैंड को आते देखा तो सीधा मैं उनकी तरफ भागी और जाके उनसे लिपट गई। ये बताती है कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरे हस्बैंड मुझसे बार बार पूछ रहे थे क्या हो गया है, ऐसी क्या बात है कि तुम इतनी बुरी तरह डर चुकी हो। खैर, थोड़ी देर बाद जब मेरे औसान बहाल हुए या मैं सेंसेस में आई तो मेरे बच्चे भी वहाँ मौजूद थे। मैंने अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को सारा का सारा वाक़या बताया। मेरे हस्बैंड ने जब मेरी ये पूरी बात सुनी तो उन्होंने टीवी लॉन्च में आके देखा, और जब उन्होंने टीवी लॉन्च में आके देखा तो वहाँ पे ना कोई बच्चा मौजूद था, ना कोई औरत मौजूद थी, ना किसी बच्चे और औरत के नामो निशान मौजूद थे। खैर, मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने मुझे काफ़ी हौसला दिया। मेरे बच्चे भी कहने लगे कि मामा हो सकता है आपको वहम हो गया हो, यहाँ पे ना कोई औरत मौजूद है ना कोई बच्चा मौजूद है। खैर, मैं थोड़ा बहुत सेंसेस में आई। मेरे हस्बैंड ने मुझ पर दम दुरूद किया। उसके बाद जो मेरी हालत थी वो नॉर्मल हुई, और जब मैं नॉर्मल हो गई तो मैंने अपने हस्बैंड को खाना वगैरह दिया, और उसके बाद मैं अपने जहन से ये जो बातें थीं या जो कुछ मैंने देखा था उसको निकालने की कोशिश करने लगी। ये बताती है इसी तरह 3-4 दिन मज़ीद गुजर गए, और 3-4 दिन बाद मेरे जो ससुराल वाले थे वो हमारे यहाँ दावत पे आए हुए थे। ये बताती हैं कि जो इनके ससुराल वाले थे उनमें इनका एक देवर था, और देवर का जो बेटा था वो तकरीबन 9 या 8 साल का था। खैर, वो जो बच्चा है वो बहुत चुलबुला है। उसकी आदत है कि वो कहीं भी जाता है या किसी के भी घर में जाता है तो चीज़ों में घुसना शुरू कर देता है, चीज़ें इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। गर्ज के जिसकी वो चीज़ें होती हैं उसकी इजाज़त के बगैर ये जो कुछ कर सकता है उनके साथ वो करता है। खैर, ऐसा ही था कि जो मेरे देवर का बच्चा था उसका नाम साइम था। वो मुसलसल इधर जा रहा, कभी उधर जा रहा, कभी चीज़ें इधर रखता, कभी उधर फेंकता, कभी इस कमरे में जाता और कभी दूसरे कमरे में जाता। ये बताती है कि हम सारे के सारे लोग खाने की तैयारी कर रहे थे, मैं खाना लगा रही थी कि एकदम से मुझे साइम के चीखने की आवाज़ आई, और जब मुझे साइम के चीखने की आवाज़ आई तो मैं दौड़ी, और जैसे ही मैं बाहर पहुंची तो मैंने देखा कि जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क हुई हुई है उस गाड़ी के बराबर में साइम बेहोश पड़ा हुआ है। खैर, मेरे अलावा जो मेरे देवर थे, मेरे शौहर थे, जितने भी घर वाले थे या जो भी मेहमान आए हुए थे, सारे के सारे इस तरह भागे, और सब जल्दी जल्दी आके उसको उठाने लगे, उस पर पानी डालने लगे, उसको होश में लाने की कोशिश करने लगे। बेसिकली वो बेहोश हो चुका था, अपनी सेंसेस में नहीं था। खैर, काफ़ी देर कोशिशों के बाद उसको होश आया, और जब उसको होश आया तो उसको शदीद बुखार हो रहा था, उसकी तबीयत ख़राब हुई हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है या किसी खौफ का शिकार है। खैर, जब उसके होश बहाल हुए तो उसके घर वालों ने और हम लोगों ने भी उससे पूछना शुरू किया कि बेटा ऐसा क्या हो गया था, तुम इतनी बुरी तरह क्यों चीखे थे, और एकदम तुम्हें क्या हुआ था, तुम बेहोश क्यों हुए थे। ये सारी बातें सुनने के बाद वो जो बच्चा था वो दोबारा से डरने लगा और रोने लगा। खैर, हमने उसको काफ़ी हौसला दिया, और जब हमने उसको हौसला दिया तो उसके जो सेंसेस थे वो बहाल हुए, उसका थोड़ा सा खौफ कम हुआ। फिर उसने बताना शुरू किया। वो कहने लगा कि मैं पार्किंग एरिया की तरफ जा रहा था खेलने के लिए, मेरे पास एक बॉल मौजूद थी। वो बॉल मैंने हवा में उछाली, और जैसे ही वो बॉल मैंने हवा में उछाली तो ऐसा लगा
जैसे किसी ने वो बॉल पकड़ के बाहर की तरफ फेंकी है। और ये जो कुछ हुआ ये आनन फानन हुआ, यानी कुछ सेकंड्स के अंदर हुआ। वो इतना जल्दी हुआ कि मेरी समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। पहले मैं समझने लगा हो सकता है मेरा वहम हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉल मैं हवा में एक तरफ उछालूं और कोई इसको हवा में पकड़ के दूसरी तरफ फेंक दे। लिहाजा मैं गया, मैंने वहाँ से आके बॉल उठाई और बॉल उठाने के बाद मैंने जानबूझ के उसी जगह पे दोबारा आके बॉल उछाली। और जब मैंने दोबारा बॉल उछाली तो दोबारा ऐसे ही हुआ कि जिस तरह मैं बॉल उछाल रहा था उस तरफ से कोई बॉल पकड़ता था और बज़ाहिर ऐसा लगता था कि हवा के अंदर ही किसी ने दूसरी तरफ फेंक दी है। अब जब दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ तो तीसरी दफ़ा मैंने कंफर्म करने के लिए एक दफ़ा फिर बॉल उठाई और वापस अपनी जगह पे आया और फिर से हवा में उछाली। अब जब मैंने तीसरी बार ऐसे किया तो तीसरी दफ़ा मैंने देखा कि एक लड़की या औरत है जो हवा में लेविटेट करती हुई आई है। उसने वो बॉल पकड़ी है और वो बॉल पकड़ने के बाद वापस मेरे पास आई है और मुझे एक ज़ोर से हाथ मारा है और मुझे कहा कि यहाँ से इस वक्त चले जाओ। ये बताते हैं कि जब मैंने उस लड़की को हवा में उड़ते हुए देखा या लेविटेट करते हुए देखा तो एकदम से मेरी चीख निकल गई और जब उसने मेरे मुंह पे हाथ मारा तो मुझे याद नहीं है कि मुझे क्या हुआ। उसके बाद मैं बेहोश हो चुका था। खैर, बच्चे की ये सारी बातें सुनने के बाद सब लोगों की समझ में आना शुरू हो गया था यहाँ पे कोई ना कोई इस तरह के मामलात हैं जो मौजूद हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस तरह का एक वाक़या विटनेस कर चुकी थी। लेकिन जो मेरे देवर थे वो बच्चे को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हो सकता है तुम्हारा वहम हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़की या कोई औरत हवा में लेविटेट करे। खैर, बच्चे को समझाया गया, उस पर दम दरूद किया गया। उसके बाद ये जो लोग थे जितने भी खाना वगैरह खाने के बाद वापस अपने अपने घरों में चले गए। ये बताती हैं कि ये जो वाक़या था इससे मेरे हस्बैंड की भी आंखें खुल चुकी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक चीज़ विटनेस कर चुकी थी। और उसके बाद मेरे जो हस्बैंड थे वो थोड़े से परेशान रहने लगे थे। ये बताती हैं कि तकरीबन 1-1.5 हफ़्ता ऐसे ही गुजर गया और ठीक 1 या 1.5 हफ़्ते बाद मेरे जो हस्बैंड थे उनको किसी मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था और उन्होंने बता दिया था कि वापसी में तकरीबन रात के 2 या 3 बज जाएंगे। खैर, मेरे जो हस्बैंड थे मैं उनका वेट कर रही थी और अगेन मैं उसी टीवी लॉन्च में मौजूद थी कि एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे कि जो मेरे हस्बैंड की गाड़ी है वो आई है या उन्होंने हॉर्न बजाया है। नॉर्मली जब मेरे हस्बैंड वापस आते हैं तो वो हॉर्न बजाते हैं, यानी कि वो इंटीमेट करते हैं जैसे कि मैं आ चुका हूँ। तो मैं यूजुअल समझ रही थी कि इन्होंने हॉर्न बजाया है, इसका मतलब है अब ये गाड़ी पार्क करेंगे और अंदर आ जाएंगे। खैर, मैं 5-7 मिनट तक उनका वेट करती रही। जब वो 5-7 मिनट तक वापस नहीं आए तो मुझे थोड़ी सी तशवीश शुरू हुई। ये बताती है कि जब मुझे तशवीश शुरू हुई तो मैंने सोचा कि मैं खुद जाके देखती हूँ आखिर गाड़ी पार्क करने में इतना टाइम या इतनी देर कैसे लग सकती है। अब ये बताती हैं कि जब मैं अपने हस्बैंड को देखने के लिए पार्किंग एरिया की तरफ गई तो मैंने उनको देखा कि वो मुसलसल एक तरफ देख रहे हैं और फटी फटी आंखों से देख रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो किसी खौफ का शिकार हैं या उनकी हालत गैर हुई हुई है या उनके सामने कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसको देख के उनकी आवाज़ नहीं निकल रही। जब मैंने उनको देखा तो वो जिस तरफ देख रहे थे मैंने भी उस तरफ देखना शुरू कर दिया और जब मैंने उस तरफ देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक दीवार मौजूद है जो कि ऑलरेडी हमारे घर की दीवार है। उस दीवार के ऊपर एक 5-6 साल की बच्ची बैठी हुई है और उस बच्चे के जो बाल हैं वो खुले हुए हैं। अब जब मैंने पहला व्यू देखा तो मैं ये सोचने लगी कि इतनी रात में एक 5-6 साल की बच्ची इस तकरीबन 9 या 10 फीट की दीवार पे क्या कर रही है। खैर, जब मैंने उसके चेहरे पे गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि इसकी जो आँखें हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं, यानी कि उसकी जो आँखें हैं वो ऊपर चढ़ी हुई हैं और नॉर्मली किसी इंसान की या किसी बच्चे की इस तरह की आँखें नहीं हुआ करती। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अपने हस्बैंड की तरफ जा रही थी और मेरे हस्बैंड को भी पता चल चुका था कि मैं पीछे से आ रही हूँ। लिहाजा उन्होंने भी दीवार की तरफ इशारा करना शुरू किया जैसे कि वो दिखाना चाहते हो कि दीवार पे कोई मौजूद है या कोई बच्ची या कोई लड़की बैठी हुई है। खैर, ये बताती हैं जैसे ही मैं अपने हस्बैंड के बराबर में पहुंची तो उन्होंने मुझे बोला कि सामने देखो। अब जैसे ही मेरे हस्बैंड ने ये बोला तो मैंने उनको कहा कि मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। वो कहने लगे कि आखिर ये कौन बच्ची है और इतनी रात में हमारी दीवार पे ये कैसे आके बैठी है और अगर बैठ भी गई है तो टिकी हुई कैसे है। खैर, ये सुनने के बाद मेरे हस्बैंड ने और मैंने दोनों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और जैसे ही हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो देखते ही देखते वो जो बच्ची थी वो हमारी आंखों के सामने ओझल हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे वो धुआं बन के गायब हो चुकी है। अब दिन ब दिन इस तरह के वाक़यात जो थे वो बढ़ते चले आ रहे थे और हमारे खौफ में इजाफा होता चला जा रहा था। बात ये नहीं थी कि हम डर रहे थे, बात ये थी कि हमारी पूरी ज़िंदगी का सरमाया यहाँ पे लगा हुआ था। और अफसोस की बात ये थी कि हमने इस घर को ख़रीदने से पहले या यहाँ पे आने से पहले न इस्तिखारा करवाया था, न किसी से मशवरा किया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि हम कितनी बड़ी अमाउंट में या कितने पैसे दे के ये घर, ये प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं।
अब ये बताती हैं कि जो मेरे हस्बैंड थे वो परेशान रहने लगे थे और उन्होंने मुख्तलिफ़ दोस्तों से या मुख्तलिफ़ कोलिग से रब्ता करना शुरू कर दिया था। वो सबको जो वाक़यात इस घर में हो रहे थे वो सारे के सारे वाक़यात बताया करते थे। वो चाहते थे कि इसका कोई हल निकले, या जो कुछ एंटिटीज़ या नेगेटिव एंटिटीज़ हमें नज़र आ रही हैं ये हमें नज़र आना बंद हो जाएँ, ये हमें नुकसान ना पहुँचाएँ। इसी दौरानिए में ये बताती हैं कि एक वाक़या इस तरह से हुआ कि रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। सारे के सारे घर वाले मौजूद थे और खाना पकाने के लिए मैं किचन में जा रही थी। ये बताती हैं कि जैसे जैसे मैं किचन के करीब बढ़ रही थी वैसे वैसे मुझे महसूस हो रहा था कि किचन में ऑलरेडी कोई मौजूद है या कोई ना कोई कुकिंग कर रहा है, क्योंकि मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत शदीद किस्म की स्मेल आना शुरू हो गई थी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि कोई ऑलरेडी वहाँ पे खाना बना रहा है या कोई ऑलरेडी मुझसे पहले वहाँ पे मौजूद है। हालांकि मेरे इस घर में मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था जो किचन में जाए या खाना बनाए या इस तरह को कोई काम करे। खैर ये आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे किचन के करीब पहुंची तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे एक औरत और एक लड़की मौजूद हैं, और वो जो औरत है वो अधेड़ उम्र की औरत है, या पीछे से देखने से ऐसा लग रहा है जैसे 80 या 85 साल की औरत है, और वो जो लड़की उसके साथ मौजूद है बज़ाहिर पीछे से देखने से ऐसा लगता है कि वो 35 या 40 साल की है। खैर जैसे ही मैं उनके पीछे जाके खड़ी हुई या उनके बिल्कुल करीब पहुंची तो वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी उन्होंने आपस में बात करना शुरू कर दी, और उन्होंने जिस तरह से बात करना शुरू की बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे बारे में बात कर रही हैं या मेरा जिक्र कर रही हैं। उनमें से वो जो बड़ी उम्र की औरत थी उस औरत ने बोला, देखो ये पीछे आके खड़ी हो गई है, अब इसको कौन समझाए कि हम पिछले 100 साल से यहाँ पे रहते हैं। इसी दौरानिए में उसके साथ वो जो बच्ची थी या वो जो लड़की थी उसने बोला कि अगर ये समझ जाएगी तो बेहतर है, वरना इसको भी यहाँ से जाना होगा। ये बताती हैं कि जब मैंने उन दोनों की कन्वर्सेशन सुनी तो मुझे यकीन हो चला कि ये जानती हैं कि मैं इनके पीछे आके खड़ी हो गई हूँ और इनको पता है कि मैं इनकी बातें सुन रही हूँ, लिहाजा ये जानबूझ के मेरे बारे में बातें कर रही हैं या मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं। खैर ये बताती है कि मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, और जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो जो औरतें थीं या वो जो लड़की थी वहाँ से गायब हो गई। अब ये बताती है कि मैं वापस अपने हस्बैंड के पास आई, उनको आके सारा का सारा माजरा सुनाया, और ये सारा का सारा माजरा सुनने के बाद इनके जो हस्बैंड थे वो कहने लगे कि अब हमारा इस घर में मज़ीद रुकना ठीक नहीं है, लिहाजा तुम एक काम करो, कपड़े वगैरह पैक करो, बच्चों को लो, मैं तुम्हें तुम्हारी मदर के घर छोड़ देता हूँ। ये बताती है कि हमने जो भी सामान वगैरह था बुनियादी उसको पैक किया और मैं अपनी जो मदर थी उनके घर पे आ गई। इसी दौरानिए में इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता करना शुरू किया, और बिला आखिर 1-1.5 महीने की कोशिशों के बाद एक साहब का पता चला, और जिन साहब का पता चला उनके बारे में मशहूर था कि वो इस तरह की चीज़ों का या इस तरह के मामलात का इलाज किया करते हैं। खैर वो जो साहब थे उनके पास टाइम का बड़ा मसला था। काफ़ी दिन चक्कर लगाने के बाद उन्होंने फाइनली एक दिन टाइम दिया कि आज रात मगरिब के बाद मैं आपके साथ आपके घर चलूँगा, वहाँ जाके चेक कर लूँगा। ये बताती हैं वो जो साहब थे जब वो मगरिब के बाद हमारे घर में आए तो 5-7 मिनट तक तो सब नॉर्मल रहा। 5-7 मिनट के बाद वो जो साहब थे उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, और जब उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई तो वो भी खौफ का शिकार हो गए। वो कहने लगे कि हमें इसी वक्त इस घर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंटिटीज़ या मखलूक़ात मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ये सुनने के बाद मेरे जो हस्बैंड थे वो भी डर चुके थे, लिहाजा वो भी बाहर आ गए, और वो जो साहब थे जो इनका इलाज करने के लिए आए थे या इनको निकालने के लिए आए थे खुद ही इस घर से बाहर निकल गए। ये बताती हैं कि उसके बाद से जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी थी कि ये जो घर है या ये जो बंगलो है इसको जितना जल्दी हो सकता है सेल कर दें। बिला आखिर तकरीबन 6 से 7 महीने की कोशिशों के बाद एक पार्टी ने ये जो घर था या ये जो बंगलो था या जो भी ये प्रॉपर्टी थी उसको ख़रीदने में इंटरेस्ट ज़ाहिर किया। खैर काफ़ी कोशिशों के बाद उससे हमारे मामलात बने, और जैसे तैसे करके वो जो घर था या वो जो बंगलो था जिससे हम बिज़नेस करना चाह रहे थे या जिसको मोटल या होटल बनाना चाह रहे थे उसको हमने सेल कर दिया। उसको सेल करने के बाद बेंगलोर के अंदर ही हमने दूसरी एक प्रॉपर्टी ख़रीदी और वहाँ पे जाके रिहाइश इख्तियार कर ली। इसीलिए शायद कहा जाता है कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हो या कोई भी बड़ा डिसीजन लेने वाले हो तो बेहतर है कि आप इस्तिखारा करें, वरना इस तरह के नुकसानात, वाक़यात और इस तरह की एंटिटीज़ से आपका सामना हो सकता है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। दुआ करें कि अल्लाह मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।